everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of CSIR NET physics exam of thermodynamics part. Let's discuss the solution of these questions one by one in detail. Let delta W be the work done in quasi-static reversible thermodynamic process. Which of the following statement about delta W is correct? तो हमने यहाँ पे प्रोसेस क्या लिया है, क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसमें हमने वर्क डन किया है डेल्टा डब्ल्यू। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट। डेल्टा डब्ल्यू इज परफेक्ट डिफरेंशियल इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है यानी कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू जीरो आ गया तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया, डेल्टा डब्ल्यू के। अब डेल्टा क्यू जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, इट इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। तो जो डेल्टा डब्ल्यू है वो भी परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता। जब हमने आइसोथर्मल की कंडीशन लगाई तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा क्यू के, और वो तो परफेक्ट डिफरेंशियल है ही नहीं। तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल जो है वो नहीं बन सकता। ये दोनों क्वांटिटी क्या है, दे आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा डब्ल्यू इज द परफेक्ट डिफरेंशियल इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के केस में हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू इज जीरो। अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये जीरो हो गया। तो डेल्टा यू जो है वो क्या आ गया, प्लस डेल्टा क्यू इज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब हमें पता है ये डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा यू के, और ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल। अब ये दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू को भी हम परफेक्ट डिफरेंशियल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सुपर कंडक्टिंग एंड नॉर्मल स्टेट्स ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय। ये हमें फ्री एनर्जी डिफरेंस दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है। वेयर साई इज एन ऑर्डर पैरामीटर, अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट such that alpha is greater than 0 in the normal and alpha less than 0 in the superconducting state, while beta is greater than 0 always. मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ। अब हम जब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रख देंगे, वहां से हमें वैल्यूज मिलेगी, मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब डेल्टा एफ को विद रिस्पेक्ट टू साई जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, टू अल्फा साई प्लस बीटा अपॉन टू, और ये फोर साई, ये टू के साथ कैंसिल हो गया, ये मिलेगा टू साई प्लस टू बीटा साई क्यू। अब हम इसको जीरो कर देते हैं, कर्ल बाय कर्ल साई ऑफ डेल्टा एफ इज इक्वल टू जीरो। तो जब हमने जीरो किया क्या मिला हमें, टू साई प्लस टू बीटा साई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम साई कॉमन ले लेते हैं, टू अल्फा प्लस टू बीटा साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हमें दो वैल्यूज आ गई, एक तो साई इज जीरो, दूसरी टू अल्फा प्लस टू बीटा साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से साई स्क्वायर की वैल्यू मिली माइनस टू अल्फा ओवर टू बीटा, और ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और हमें ये वैल्यू मिली साई इज इक्वल टू माइनस साई स्क्वायर की वैल्यू मिली माइनस अल्फा ओवर बीटा। अब हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें देखना है ना मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। तो हम पहले डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यूज फिल करके देखेंगे कि मिनिमा कहाँ पे बनेगा। वैसे तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, यही वैल्यू पे हमें मिनिमा मिलेगा, ठीक है। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साई की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो हमारा तो फंक्शन ही जीरो बन जाएगा ना सारा। तो ये तो साई वैल्यू जीरो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसी वैल्यू को साई स्क्वायर को इस डेल्टा एफ में फिल कर देते हैं, क्योंकि हमें डेल्टा एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अल्फा साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा ओवर बीटा,
प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे साई की पावर 4 है, तो यानी कि ये आ गया अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा। तो ये मिला हमें माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, प्लस ये बीटा कैंसिल हो गया यहाँ से, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, 2 बीटा एलसीएम आ गया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next question. A given quantity of gas is taken from the state A to C reversibly by the two paths A to C. दो पाथ है हमारे पास, फर्स्ट पाथ ये रहा, A से C तक जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है, और दूसरा पाथ क्या है, A to B देन B to C, ये सेकेंड पाथ है। ड्यूरिंग द प्रोसेस A to C, जब हम A to C गए, यानी कि पाथ 1 की बात कर रहे हैं वो, वहां पे वर्क डन कितना है हमारे पास, दैट इज 100 जूल। वर्क डन बाय गैस है तो 100 जूल है, हीट एब्जॉर्ब्ड इज 150 जूल। अब दूसरे पाथ की बात की गई है, यानी कि A to B फिर B to C, वर्क डन यहाँ पे कितना है, दैट इज 30 जूल। हमें यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं इस पाथ के लिए, पाथ 1 के लिए, दैट इज डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू 150, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, और ये 100। तो इंटरनल एनर्जी हमें मिल गई यहाँ से 50 जूल। अब जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन है यानी कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो अगर आप A टू C के लिए डेल्टा U की वैल्यू 50 जूल यूज कर रहे हो, तो ये जो सेकंड पाथ है उसमें भी डेल्टा U की वैल्यू क्या मिलेगी, 50 जूल ही रहेगी। तो अब इसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हमें डेल्टा Q सेकंड पाथ के लिए फाइंड करना है, डेल्टा U इज 50 जूल्स, और ये वर्क डन 30, तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या मिली हमें, 80 जूल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Consider a one-dimensional Ising model with n spins at very low temperature when all the spins are aligned parallel to each other. तो लो टेम्परेचर पे जो सभी स्पिन्स है एक दूसरे के पैरेलल है, देयर विल बी फ्यू स्पिन्स फ्लिप्स विद ईच अदर फ्लिप कॉस्टिंग एन एनर्जी ऑफ 2 जूल। तो कुछ स्पिन्स क्या कर रही हैं, फ्लिप कर रही हैं, मतलब मोस्टली सारी पैरेलल है, उनमें से कुछ फ्लिप क्या होंगी, फ्लिप कर रही हैं स्पिन्स जो है, जैसे ये पैरेलल स्पिन्स है, तो कुछ क्या करेंगे, फ्लिप करने की, फ्लिप मतलब टर्न करने की कोशिश कर रही है, मान लो इस तरह से, तो वो टर्न करने के लिए उनको कितनी एनर्जी लग रही है, 2 जूल। इन दिस कन्फिगरेशन विद आर स्पिन फ्लिप्स, आर स्पिन जो है वो फ्लिप कर रही है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें ये गिवन है, नंबर ऑफ कन्फिगरेशन इज दिस, आर वेरीज कर रहा है 0 to n, द पार्टीशन फंक्शन इज। अब देखो यहाँ पे आर स्पिन जो है फ्लिप कर रही है, अब आर की वैल्यू कहाँ से है, 0 to n तक है, ठीक है। हम केस ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं कि आर की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, 1 और 2, ठीक है। तो अगर ये तीन वैल्यूज ले रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 2। हम दो स्पिन्स के लिए ये वैल्यू जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू 0 से एन तक है ना, तो हम तीन तीन वैल्यूज कौन सी ले रहे हैं, आर की 0, 1, 2, यानी कि एन की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि आर 0 to n वेरी कर रहा है। तो एनर्जी क्या मिली, एन की वैल्यू 2J प्लस 2RJ। अब जब यहाँ पे आर की वैल्यू 0 फिल की तो एनर्जी क्या मिली, 2J, ठीक है। आर की वैल्यू 1 फिल की तो ये 0 मिलेगा, माइनस 2J प्लस 2J। अगर आर की वैल्यू 2 फिल कर दी, 2 2 4, और ये प्लस 2J, ये तीन एनर्जीज हमें मिल गई। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एनर्जीज हमने निकाली हैं इनकी डीजनरेसी क्या है, क्योंकि डीजनरेसी भी तो चेक करनी पड़ेगी पार्टीशन फंक्शन अगर निकालना है। तो पार्टीशन फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, डीजनरेसी हम एनसीआर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एनसीआर गिवन है, एन की वैल्यू हमने 2 ली है, 2C0, ई की पावर आर की वैल्यू 0 ली है, तो एनर्जी कितनी है यहाँ पे, ई की पावर 0 माइनस बीटा इंटू माइनस 2J, क्योंकि जब आर की वैल्यू 0 फिल की एनर्जी माइनस 2J थी, प्लस नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर आर की वैल्यू 1 ले तो हमारे पास एनर्जी कितनी मिल रही है, 0। आर की वैल्यू 2 ली तो एनर्जी कितनी मिल रही है, 2। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस क्या मिल जाएंगी, समेशन आर की वैल्यू 0 से 2 तक, क्योंकि हमने 0 से 2 तक ही ली है, और ये मिल गया हमें 2CR। तो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन मिल जाएगा हमें यहाँ से।
2C0 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास मिला e की पावर बीटा 2j, और 2C1 2 हो जाएगा, e की पावर 0 1 प्लस 2C2 1 होती है। ठीक है, e की पावर -2 बीटा j, और नीचे जब हम इसको खोलेंगे टर्म्स को, ये क्या बनेगा, 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2। तो ये हमारे पास क्या मिला पार्टीशन फंक्शन, दैट इज, पर हमारे पास टर्म आ रही है e की पावर बीटा 2j, 2 बीटा j, e की पावर -2 बीटा j प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2C0। जब सॉल्व करेंगे ये 1 मिलेगा, और ये 2 और ये भी 1, तो नीचे 4 आ गया। तो हम ऊपर वाली टर्म को लिख सकते हैं cos e की पावर बीटा j प्लस e की पावर माइनस बीटा j होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे 2 भी कंबाइन कर देते हैं, तो ये पूरी होल स्क्वायर वाली टर्म बन रही है ये। ठीक है, और ये जो है ये हमारी टर्म क्या होती है, कॉज हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन रहा है ये, तो कॉज हाइपरबोलिक बीटा जे की स्क्वायर आ गई। अब देखो हमने n की वैल्यू 2 ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, कोस हाइपरबोलिक बीटा की स्क्वायर, बट है कितने हमारे पास n स्पिन्स हैं, तो n के लिए क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगी यहाँ पे cos की, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a system of 3 spins s1 s2 s3 each of which takes values +1 -1। energy of the system हमें ये given है, where J is a positive constant, minimum energy and corresponding number of spin configuration are respectively given by। अब पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, स्पिन हमारे पास 3 गिवन है, S1 S2 S3। तो केसेस कौन से बनेंगे, हमें तो मिनिमम एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू -1 हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कितनी मिल जाएगी, -j, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, S2 S3 प्लस S3 S1। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगी 1, S2 S3 को भी करोगे 1 मिलेगा, S3 और S1 को करेंगे 1 मिलेगा, तो एनर्जी क्या मिली यहाँ पे -3। अगर तीनों स्पिन 1 स्पिन की है तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपस में 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी मिल जाएगी, -3, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 1 और 3 हो गया ये 3j, तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी -3j मिल रही है, और कितनी कन्फिगरेशन मिल रही है, 2। और कोई पॉसिबिलिटी है चेक कर लेते हैं, ये दो स्पिन -1 ले लेते हैं और ये 1 ले लेते हैं, तो जब हमने S1 इंटू S2 किया मल्टीप्लाई तो ये 1 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके S2 S3 को किया -1, S3 और S1 को किया तो ये -1, तो जब इनको तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -1, एक माइनस यहाँ पे है, तो एनर्जी क्या मिल रही है, J, तो ये तो मिनिमम एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें हमें एनर्जी कितनी मिल रही है, -3j, ये मिनिमम एनर्जी होगी, और इसकी कन्फिगरेशन स्पिन कन्फिगरेशन क्या है, 2, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। हम बाकी कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते हैं, जैसे दो स्पिन 1 एक -1, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके इसको किया तो -1 और इसको किया तो -1, तो यहाँ पे भी मिली -1, एक माइनस पहले से है, तो एनर्जी यहाँ पे J मिल रही है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है यहाँ पे J की, 3J के ये -3J के सिर्फ दो ही कन्फिगरेशन पॉसिबल, so ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम of ice at 0 degree Celsius is added to the beaker containing 30 ग्राम of water at 25 degree Celsius। तो हमारे पास क्या है, आइस है। ठीक है, मास इसका कितना गिवन है, 10 ग्राम, टेम्परेचर इसका कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने एक बीकर में डाला, किसमें, जिसमें वाटर था, बीकर में वाटर था, वाटर का मास हमारे पास कितना है, 30 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। What is the final temperature when it comes to thermal equilibrium? अब जब हमने आइस को वाटर में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कोई थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर हम ले लेते हैं कि वो क्या है, T है। जब हमने इनको मिक्स किया, मिक्स करने से बाद हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, T टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो आइस है
उसको कितनी हीट चाहिए वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले फेज ट्रांजिशन होगी, आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो आइस को कितनी हीट चाहिए वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो देख लेते हैं। एम कितना है इसका 10 ग्राम, लेटेंट हीट इसकी कितनी होती है, दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यानी कि आइस को मेल्ट होने के लिए, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 800 कैलोरी हीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हीट जो है कौन प्रोवाइड करेगा, ये वाटर। अब वाटर कितनी हीट दे सकता है वो चेक कर लेते हैं, दैट इज mc डेल्टा टी। मास कितना है वाटर का, 30 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है, 1 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, सेल्सियस में ही ले लेते हैं, सेल्सियस में डिफरेंस कितना आ रहा है टेम्परेचर 225, तो ये हमारे पास आ गया 750 कैलोरी। मतलब कि आइस को फेज ट्रांजिशन करने के लिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 800 कैलोरी हीट चाहिए, बट वाटर कितनी प्रोवाइड करवा सकता है, 750। मतलब जितनी आइस को हीट चाहिए उतनी उसको हीट मिल ही नहीं रही है कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा दैट इज द लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, A vessel has two compartments B1 B2। हमारे पास एक वेसल है, मान लो ये पूरा एक वेसल है, ठीक है, इसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं हमारी, एक का वॉल्यूम V1, दूसरे का V2। इट कंटेन्स एन आइडियल गैस एट प्रेशर P1 एंड P। आइडियल गैस है इसमें, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर T2 और टेम्परेचर T1 T2 रिस्पेक्टिवली। If the wall separating the compartment is removed, resulting equilibrium temperature will be। हमने क्या किया, इस पार्टीशन को रिमूव कर दिया। अगर पार्टीशन को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, दो गैसेस ली हैं हमने। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर हम मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे मान लो मिक्सिंग होने के बाद नेट वॉल्यूम V मिल रहा है, ठीक है, तो V को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2। नेट टेम्परेचर T मिल रहा है, तो T क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2। नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके हम N1 ले लें, इसके N2 ले लें, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल जाएंगे, N मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N जो है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, N1 प्लस N2। अब ये आइडियल गैस है, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, P1 PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा N1 का, दैट इज P1 V1 डिवाइडेड बाय RT1, ये N1 का आ गया, और N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, P2 V2 डिवाइडेड बाय RT2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो N की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज P1 V1 ओवर RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2, ये N की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जब हमने मिक्सिंग की तो हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का भी चेंज आएगा, नेट चेंज, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 ले ले, तो ये इंटरनल एनर्जी फर्स्ट की U1, इसके U2, फाइनल कितनी मिल रही है U। अब हमें पता है कि du जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, U को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना NCV dt के साथ। ठीक है, तो U किसके इक्वल आ जाएगा, NCV इंटू टी के साथ। तो ये फाइनल यहाँ पे है, तो NCVT इज इक्वल टू, क्योंकि देखो CV क्या होता है, du बाई dt, तो du को हम लिख सकते हैं NCV dt। n इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स n है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जब अगर हमें इसको इंटीग्रेट करके भी देखें तो NCV इंटू टी रिजल्ट मिलेगा, बस यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करें। Q1 के लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N1 CV, क्योंकि स्पेसिफिक हीट तो ये दोनों की क्या है, दो गैसेस ली है ना हमने, स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं CV है, ठीक है, और टेम्परेचर इसका T1 प्लस N2 CV T2, CV कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाय N। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं हम, N1 की वैल्यू फिल की हमने, क्या मिली हमें, P1 V1 अपॉन R T1, ठीक है, और ये साथ में T1 है, प्लस N2 की वैल्यू फिल कर दी, P2 V2 अपॉन RT2 इंटू T2। नीचे हमारे पास N है, N की वैल्यू तो हम ये निकाल ही चुके हैं, दैट इज P1 V1 अपॉन RT1
प्लस P2V2/R। अब यहाँ से ये T1 कैंसिल, T2 कैंसिल। यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में 1/R आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी 1/R कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले लेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास जो C है दैट इज द करेक्ट आंसर, C ऑप्शन मिलेगा। Next question. For the temperature T1 greater than T2, qualitative temperature dependency of the probability distribution of speed V of molecule in 3D is correctly represented by the figure. अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पीड v की, वो कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, m/2π/kT की पावर 3/2। 3D का केस है ये, ठीक है, 3 डिमेंशन का। e की पावर माइनस mv²/2kT 4π v², ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है 3D में। अब देखो ये जो है एफ ऑफ वी इनवर्सली t की पावर 3/2 के साथ वेरी कर रहा है। एक्सपोनेंशियल में t आ रहा है, बट ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म क्या होती है, बहुत स्मॉल वैल्यू मिलेगी है, तो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो एफ ऑफ वी जो है 1/t की पावर 3/2 के साथ वेरी कर रहा है। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एफ ऑफ वी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, T1, यानी कि T1 टेम्परेचर पे आपको एफ ऑफ वी की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ये T2 टेम्परेचर है, T1 पे देखो वैल्यू कम मिलनी चाहिए, तो ये कम मिल रही है हाई टेम्परेचर पे। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A system of non-interacting spin half charged particles placed in the external magnetic field at the low temperature, leading behavior of excess energy above the ground state energy depends on T as। तो पहले तो एनर्जी निकाल लेते हैं। हमने स्पिन हाफ पार्टिकल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो एनर्जी कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, म्यू डॉट एच या म्यू डॉट बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो ये क्या आएगा, म्यू बी कॉस थीटा। अब स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, या तो स्पिन जो है फील्ड के पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी फील्ड, ठीक है। तो यानी कि अगर थीटा 0 हो जाए, यानी कि जो स्पिन है पार्टिकल की स्पिन वो पैरेलल है फील्ड के, तो एनर्जी कितनी मिलेगी, माइनस म्यू बी। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर थीटा पाई ले ले, यानी कि जो स्पिन है वो फील्ड के एंटी पैरेलल है, दो ही ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, तो यहाँ पे एनर्जी मिली हमें ये वाली। तो यहाँ से पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं। z की वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर माइनस बीटा म्यू बी प्लस e की पावर बीटा म्यू बी। ये पार्टीशन फंक्शन आ गया हमारे पास। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस का फंक्शन बन जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू इंटू बी। अब हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल ऑफ z, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या मिली, के टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम नेचुरल ऑफ z का 1/2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, और इसका 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, और साथ में आ जाएगा म्यू बी अपॉन के टी स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन। के टी स्क्वायर से के टी स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो u की वैल्यू मिल रही है माइनस म्यू बी tan हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ये तो एवरेज एनर्जी आ गई। पूछा गया है लीडिंग बिहेवियर बताना है एक्सेस एनर्जी अबाउट अबव द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सी होगी, जो मिनिमम एनर्जी होती है उसी को ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेंगे हम। मिनिमम एनर्जी क्या आ रही है, माइनस म्यू बी। तो हमें एक्सेस एनर्जी पूछा है, तो डिफरेंस लेंगे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी से, तो वो कितना मिलेगा, ये वाली एनर्जी आ जाएगी हमारे पास माइनस म्यू बी tan हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी की एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम एनर्जी दैट इज म्यू बी। तो यहाँ से म्यू बी की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, क्या मिला, ये 1 माइनस tan हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, ये मिला हमें टर्म एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं, तो म्यू बी इज 1 माइनस e की पावर ये हमारे पास आ जाएगा
ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या मिला, ई की पावर म्यू बी बीटा प्लस ई की पावर माइनस बीटा म्यू बी माइनस ई की पावर बीटा म्यू बी प्लस ई की पावर माइनस बीटा म्यू बी अपॉन ये प्लस वाली टर्म बीटा म्यू बी प्लस ई की पावर माइनस बीटा म्यू बी, ये टर्म कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे एनर्जी जो है बिहेवियर कैसा आ रहा है, यहाँ पे ये 2 टाइम्स आ रही है टर्म 2 ई की पावर माइनस बीटा म्यू बी अपॉन ई की पावर बीटा म्यू बी प्लस ई की पावर माइनस बीटा म्यू बी, ये बना। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो है ये डेल्टा ई कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में c बाई टी लिख सकते हैं हम इसको, माइनस c बाई टी, ठीक है, क्योंकि बीटा म्यू बी है ना एक्सपोनेंशियल की पावर -2 बीटा म्यू बी, बीटा क्या होता है 1 अपॉन के टी, तो ये -2 म्यू बी अपॉन के टी। यहाँ पे देखो c आ रहा है फैक्टर, तो ये जो कांस्टेंट टर्म साथ में है इसको c लिख दिया इन्होंने, तो e की पावर माइनस सी बाई टी के साथ बिहेवियर आ रहा है, सो ऑप्शन सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Next, consider the two Ising spins S1, S2 taking the values plus minus 1 with interaction energy this when it is in thermal equilibrium at temperature T. For large T, high temperature पे हमने क्या निकालनी है, average value, average energy of system varies as C upon kBT with C given by C की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो सबसे पहले तो पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए। पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस बीटा ई आई, मतलब हमें एनर्जीज पता होनी चाहिए, तो एनर्जीज निकाल लेते हैं पहले। स्पिन की वैल्यूज गिवन है हमें प्लस माइनस 1, यहाँ तो दोनों 1 होंगी, ये 1 ये -1, इसकी वैल्यू -1 इसकी 1, या फिर दोनों की -1। तो अब हम एनर्जीज निकाल लेते हैं। एनर्जी की क्या रिलेशन दिया है, -j S1 S2 किया, यहाँ से 1 मिला, एनर्जी कितनी मिली यहाँ पे -j, इसको मल्टीप्लाई किया -1, एक माइनस पहले से है एनर्जी j, ये -1 एक माइनस पहले से है, ये मिला हमें +1 और ये -j। तो यहाँ से एनर्जी क्या मिल रही है हमें, दो वैल्यूज मिल रही है एनर्जी की, एक j और एक -j, बट इनकी डीजेनरेसी आ रही है, इस j के लिए 2 डीजेनरेसी है और इस -j के लिए भी हमारे पास डीजेनरेसी कितनी है 2। तो पार्टीशन फंक्शन डीजेनरेसी की फॉर्म में अगर निकालना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, डीजेनरेसी से मल्टीप्लाई करके, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2 ई की पावर माइनस बीटा जे प्लस 2 ई की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू ई की पावर माइनस बीटा जे प्लस ई की पावर बीटा जे, ठीक है। अब हम एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग z, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे अब हम नेचुरल लॉग, इसका नेचुरल लॉग ले लिया, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1/2 ई की पावर माइनस बीटा जे प्लस ई की पावर बीटा जे, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे, ये 2 तो बाहर ही आएगा ऐसे, ई की पावर माइनस बीटा जे जे अपॉन के टी स्क्वायर प्लस ई की पावर बीटा जे, ये आ गया जे ओवर के टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, के टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास क्या मिला 2 इंटू जे ई की पावर माइनस बीटा जे माइनस जे ई की पावर बीटा जे अपॉन 2 इंटू ई दी पावर बीटा जे प्लस ई की पावर बीटा जे विद नेगेटिव साइन, ये 2 भी कैंसिल हो गया यहाँ से। अब उन्होंने लास्ट टेम्परेचर बोला है, यानी कि के टी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी जे से, जे ओवर के टी जो है वो फार लेस देन 1 है, तो इस एक्सपोनेंशियल को हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, j इंटू 1 माइनस जे अपॉन के टी माइनस 1 प्लस जे अपॉन के टी, एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन कर दी हमने, ये मिला हमें 1 माइनस जे अपॉन के टी प्लस 1 प्लस जे अपॉन के टी। अब ऊपर क्या मिला हमारे पास, j माइनस जे स्क्वायर अपॉन के टी माइनस जे
माइनस जे स्क्वायर अपॉन के टी, और नीचे ये टर्म कैंसिल हो गई, नीचे 2 मिला, पर जे से जे कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम्स बन रही है, माइनस 2 जे स्क्वायर अपॉन के टी इंटू 2, ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस जे स्क्वायर अपॉन के टी जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू बतानी है, c क्या मिलेगा, इससे कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू माइनस जे स्क्वायर आ रही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर टू डिफरेंट सिस्टम ईच विद 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरएक्टिंग particles. 3 identical non-interacting particle है. Both have the single particle state with the energy E naught 3 E naught 5 E naught. यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या है हमारे पास, E naught 3 E naught और ये 5 E naught. One system is populated with the spin half fermion, other by bosons. हमें क्या निकालना है, EF minus EB. EF क्या है, that is the ground state energy of fermions. EB is the ground state energy of boson. अब पहले बोसोन्स की बात कर लेते हैं। जब बोसोन्स को फिल करेंगे तो सारे बोसोन्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो इनके ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोसोन्स की क्या मिली, 3E0। ठीक है, फर्मियंस की एनर्जी कैसे लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं, तो हमारे पास ये फर्मियंस, फर्स्ट फर्मियन, ये सेकंड फर्मियन और ये थर्ड फर्मियन। ठीक है, अब फर्मियन की एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है, इनकी एनर्जी कितनी है यहाँ पे, E नॉट। यहाँ पे एक पार्टिकल है और इसकी एनर्जी कितनी है, 3E नॉट। तो ये टोटल एनर्जी कितनी मिली यहाँ से, 5E नॉट। ठीक है, तो यानी कि फर्मियंस की एनर्जी कितनी मिल रही है यहाँ पे, 5E नॉट। अब हमें डिफरेंस निकालना है, EF माइनस EB, ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 5E नॉट माइनस 3E नॉट, ये डिफरेंस क्या मिला, 2E नॉट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 identical spin fermions. Spin half fermions are distributed in the 2 non-degenerate distinct energy levels. 2 levels है, ठीक है, उनमें हमें 3 आइडेंटिकल फर्मियंस जो है जिनकी स्पिन हाफ गिवन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे यहाँ से वो देखने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हम कैसे फाइंड करते हैं फर्मियंस के केस में, दैट इज GCN। ठीक है, तो यहाँ से पहले G की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी, 2 इंटू 2s+1, क्योंकि स्पिन गिवन है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2s की वैल्यू हाफ फिल कर दी और ये 1, ये कैंसिल हो गया, तो G की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 4 मिली। अब हम नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, दैट इज G की वैल्यू 4, C नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पे 3 है ना, N की वैल्यू 3, तो 4C3 इज व्हाट, 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 आंसर मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मेल्टिंग ट्रांजिशन ऑफ आइस इनटू वाटर at the constant pressure, which of the following quantity does not exhibit discontinuous change across the phase transition। अब आइस इनटू वाटर, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये कौन सी ऑर्डर की हमारे पास आई, ये फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन हुई, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। अब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं जी के, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वो इंटर ऑफ पी का फैक्टर आएगा, माइनस होता है यहाँ पे, और एक हमारे पास पी की वैल्यू होती है पी की, क्योंकि डी जी क्या होता है हमारे पास, बी डी पी माइनस एस डी टी, इंट्रोपी आ जाएगा कर्ल जी बाई कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी, और वॉल्यूम मिलेगा कर्ल जी बाई कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं ये डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, बट उन्होंने पूछा है कि कौन शो नहीं करेगा, तो इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहती है, कंटिन्यूस रहती है, बट इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं। The two thermodynamic systems are described by following equation of state। ये हमें दो states दी गई हैं, T M12 N12 U12 R।
temperature, mole number, internal energy of two system, R is the gas constant. Q total जो है that is the total energy when these systems are put in contact and attain the thermal equilibrium. हमें इस रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम U1 और U2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। U1 क्या मिलेगा हमें, 3R N of 1 T of 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से U of 2 क्या मिलेगा हमें, दैट इज 5R N of 2 T of 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ड्यू टोटल निकालना है, U टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, U1 प्लस U2। तो जब ऐड किया तो ये बना 3R N of 1 T of 1 बाई 2 प्लस 5R N of 1 T of 2 सॉरी और 2। अब रेशो ले लेते हैं U of 1 अपॉन U टोटल की। अब देखो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, 3R N1 T1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3R N1 T1 अपॉन 2 प्लस 5R N of 2 T of 2 बाई 2। अब 1/2 फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, R भी कॉमन आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, 3N1 T of 1 divided by 3N of 1 T of 1 plus 5N of 2 T of 2, ये मिला। अब थर्मल इक्विलिब्रियम जब अटेन कर लिया, मतलब इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो T of 1 इज इक्वल टू T of 2 हो जाएगा। तो यानी कि हम ऊपर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से T कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या मिला, 3 of N of 1 डिवाइडेड बाई 3N of 1 प्लस 5N of 2, ऑप्शन बी, विच इज द करेक्ट आंसर। The speed v of molecules of M of ideal gas obeys the Maxwell velocity distribution law at the equilibrium temperature T. This denotes the components of velocities. Kb is the Boltzmann constant. Average value of this, हमें इसकी average value निकालनी है। अब average value ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वी एक्स वी वाई। अब अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एवरेज से, और ये वी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, वी वाई स्क्वायर की एवरेज। अब ये रिजल्ट तो हमें पता है कि जो एवरेज वैल्यू वी एक्स और वी वाई की है वो जीरो मिलती है, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें बस ये वाली दो टर्म्स बच गई। तो ये जो फॉर्मूला होता है वी एक्स स्क्वायर की एवरेज का, वो क्या होता है, के बी टी बाई एम, और यही वी वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी हमने, के टी बाई एम प्लस बीटा स्क्वायर के टी बाई एम। तो यहाँ से के बी टी बाई एम हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The entropy S of thermodynamic system as a function of energy E, it is given by the graph. हमें ये ग्राफ गिवन है S versus E. Temperature of the phases A, B, C denoted by this respectively satisfy the following inequalities. अब हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, कर्ल U बाई कर्ल S। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं ना हम, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये इक्वेशन होती है। तो टेम्परेचर किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ल यू बाई कर्ल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है, इसकी अगर ग्राफ की स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ ग्राफ हमें क्या मिलेगी, दैट इज कर्ल एस बाय कर्ल ई, यानी कि ये क्या है, 1/t है, रेसिप्रोकल मिल रहा है। तो हम पहले बी की बात कर लेते हैं। बी पे देखो स्लोप क्या है, जीरो है, तो स्लोप एट बी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये स्लोप अगर जीरो है, 1/TB की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो। तो TB की वैल्यू यहाँ से क्या आई, इन्फिनिटी, मतलब TB की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो ये ए और बी ऑप्शन तो सीधा ही चलेगा। अब बात कर लेते हैं ए और सी की। तो स्लोप एट ए,
जो स्लोप हम ए पे निकालेंगे, ठीक है, वो ये होगी, और सी पे भी निकालेंगे वो ये होगी। अब इन दोनों में से देखना है स्लोप किसकी ज्यादा है। तो जो स्लोप है वो ए की ज्यादा है, स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी। अगर ए की स्लोप ज्यादा है तो टेम्परेचर ए का क्या मिलेगा, कम मिलेगा, सी का ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ से ऑर्डर क्या मिला, टीबी की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर टीसी, फिर टीए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। System of n classical non-interacting particles, each of mass m, it is at temperature T, is confined by external potential this. In the 3D case, internal energy of system. अगर हम इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखें वो क्या आएगी, px²/2m प्लस py²/2m प्लस pz²/2m, और पोटेंशियल कितना गिवन है, 1/2 ar²। अब ये 3D टर्म है, यानी कि r में क्या है, तीन टर्म्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी, आर की जगह x², फिर y वाली टर्म भी आ जाएगी, और फिर z वाली टर्म भी आ जाएगी। अब हमें इक्विपार्टीशन थ्योरम से पता है कि जो ईच क्वाड्रेटिक टर्म है, ईच क्वाड्रेटिक टर्म वो कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी, इट विल कंट्रीब्यूट एनर्जी हाफ kBt। अब यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये भी, ये सारी क्वाड्रेटिक टर्म्स है। कितनी टर्म्स हैं ये, तो हर एक टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या मिल रही है, हाफ kBt। तो टोटल अगर 6 टर्म्स है तो हाफ kBt एनर्जी कंट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या मिल गई एनर्जी, 3 kBt। अब n पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हैं तो ये मिलेगी 3n kBt। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, Carnot cycle operates as a heat engine between two bodies of equal heat capacity until their temperature becomes equal। तो यहाँ कार्नट इंजन दो बॉडीज के बीच में बात काम कर रहा है, यहाँ पे दो बॉडीज ले लेते हैं, ठीक है, दोनों की इक्वल हीट कैपेसिटी है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर T1 एंड T2, इसका T1 इसका T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, ये कंडीशन गिवन है। तो हमें कॉमन फाइनल टेम्परेचर निकालना है। हम इस सिस्टम की इंट्रोपी चेंज निकाल लेते हैं। इंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, इंट्रोपी चेंज ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये हमारी फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं, ये सेकेंड बॉडी, प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ सेकेंड बॉडी। अब इंट्रोपी चेंज क्या होता है हमारे पास, dq/t, ये फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, dq/t, ये सेकेंड के लिए। dq को हम लिख सकते हैं ncdt, ncv/dt प्लस ncv/dt। ये जो फर्स्ट है ये किस टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे है। लेट्स से फाइनल टेम्परेचर हमने क्या ले लिया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दैट इज T, ठीक है। तो T1 से T तक इसका टेम्परेचर चेंज होगा, सेकेंड का T2 से T तक होगा। तो यहाँ से इंट्रोपी चेंज हमें क्या मिला, ncv नेचुरल लॉग T, T1 से T प्लस ncv नेचुरल लॉग T, T2 से T तक वेरिएशन आ। तो ये हमारे पास क्या मिला, एन सी तो इक्वली या दोनों का, ठीक है, स्पेसिफिक हीट दोनों बॉडी की। तो ये हमारे पास एन सी कॉमन ले लेते हैं, ये मिला एन नेचुरल लॉग T/T1 प्लस नेचुरल लॉग T/T2। अब ये इंट्रोपी चेंज टोटल कितना मिला हमें, नेचुरल लॉग T²/T1 T2। अब ये क्या है, कार्नट साइकिल है, रिवर्सिबल हीट इंजन होता है ये। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंट्रोपी चेंज क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो ये चीज जीरो हो गई, ये टर्म वाली। तो हमें क्या मिला यहाँ से, नेचुरल लॉग T²/T1 T2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास T² किसके इक्वल आ गया, T1 × T2, तो T की वैल्यू मिली √T1 × T2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट qualitative behavior of energy distribution of black body radiation of wavelength lambda at the two temperature। अब हमें पता है कि जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी के लिए
एनर्जी डेंसिटी हमें देखनी है, ठीक है, ये ग्राफ देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ए ग्राफ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो क्या करती है, हर तरह की वेवलेंथ को वो अमिट कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकती है। तो ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो डी भी नहीं आएगा क्योंकि ये रीजन से ना कर्व स्टार्ट हो रही। अब बी और सी की बात कर लेते हैं। हमें पता है ब्लैक बॉडी के केस में ये जो लॉ हमने पढ़ा है, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्डा मैक्स क्या होता है, वो वैल्यू होती है वेवलेंथ की जहां पे एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर कौन सा है, यानी कि T2 टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये सी ऑप्शन में मिल रहा है। ये देखो T1 के लिए लैम्डा मैक्स यहाँ पे मिलेगा और T2 टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, कम वैल्यू मिल रही है लैम्डा मैक्सिमम की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टम हैव 3 एनर्जी लेवल्स, ये तीन एनर्जी लेवल्स हैं, 0, -E और ये +E। E इज इक्वल टू 0 इज द डबली डीजेनरेट, इसकी डीजेनरेसी 2 गिवन है, अदर आर नॉन डीजेनरेट मतलब इनकी डीजेनरेसी 1 है। एवरेज एनर्जी निकालनी है हमें। पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं पहले। इसकी डीजेनरेसी 1, e की पावर -बीटा इंटू -E, प्लस इसकी डीजेनरेसी 2 है तो e की पावर 0, प्लस इसकी डीजेनरेसी 1, e की पावर -बीटा e। तो यहाँ से पार्टीशन फंक्शन मिला 2 प्लस e की पावर बीटा e प्लस e की पावर -बीटा e। तो अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KT² कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग z। तो हम इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका नेचुरल लॉग लेके, वो क्या मिलेगा 1/2 प्लस ई की पावर बीटा ई प्लस ई की पावर -बीटा ई, और इसका डेरिवेटिव किया तो ये मिला हमारे पास ये वाली टर्म प्लस ई की पावर -बीटा ई इंटू ई ओवर KT²। KT² कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर से कॉमन लेने के बाद इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिली टर्म, यहाँ पे ई कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर -बीटा ई माइनस ई की पावर बीटा ई डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये मिला -ई की पावर बीटा ई माइनस ई की पावर -बीटा ई, और ये मिला ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर -बीटा ई बाई 2 होल स्क्वायर। तो ऊपर भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं A² - B² का, तो ये मिलेगा ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर -बीटा ई बाई 2 इंटू ई की पावर बीटा ई बाई 2 माइनस ई की पावर -बीटा ई बाई 2 डिवाइडेड बाय ई की पावर बीटा ई बाई 2 प्लस ई की पावर -बीटा ई बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये प्लस वाली टर्म कैंसिल होगी यहाँ से, तो यू क्या मिला हमें ई की पावर बीटा ई बाई 2 माइनस ई की पावर -बीटा ई बाई 2 और नीचे प्लस वाली टर्म मिल रही। तो ये किसकी एक्सपेंशन है, टैन की, तो यानी कि एवरेज एनर्जी मिली -E टैन हाइपरबोलिक बीटा ई बाई 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।